गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम 8th स्टैंडर्ड का ग्रामर पढ़ेंगे। बच्चों, आपको आपकी जो प्रश्नोत्तर की बुक है उसी के पीछे आपको ये व्याकरण की बुक बनानी है। आपको मैं जो भी इसमें ग्रामर का वर्क दूंगी आपको अपनी उस बुक में लिखना हैगा और कंप्लीट कर लेना है। स्कूल स्टार्ट होने पर मैं आपका वो ग्रामर का वर्क चेक करूँगी। ओके। आज हम हिंदी ग्रामर में लेसन नंबर 1 भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ेंगे। ठीक है। इस लेख में हम भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने भेद हैं, भाषा और बोली में क्या अंतर है, लिपि क्या होती है, व्याकरण क्या होता है, भाषा और व्याकरण का क्या संबंध है, व्याकरण के कितने अंग हैं। इन सभी प्रश्नों को हम इस लेख में विस्तार पूर्वक जानेंगे। इन प्रश्नों के द्वारा हम आपकी भाषा, लिपि और व्याकरण से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान करने की पूर्ण कोशिश करेंगे। ओके। भाषा। मनुष्य एक समाज में रहने वाला प्राणी है। वह अपने विचारों, भावनाओं को बोलकर ही व्यक्त करता है। भाषा को ध्वनि संकेतों की व्यवस्था माना जाता है। यह मनुष्य के मुंह से निकली हुई अभिव्यक्ति होती है। इसे विचारों के आदान प्रदान का एक आसान साधन माना जाता है। इसके शब्द प्रायः रूढ़ होते हैं। संस्कृत भाषा को हिंदी भाषा की जननी माना जाता है। हमें पता है कि भाषा का लिखित आज भी संस्कृत में पाया जा सकता है, लेकिन मौखिक रूप मुख से घिस घिस कर अपना स्वरूप खो चुके हैं। आज हम उन्हें तदव शब्दों के रूप में जानते हैं। हिंदी भाषा को अपने अस्तित्व में आने के लिए बहुत समय लग गया। पहले संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, तब अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। भाषा की परिभाषा। भाषा शब्द को संस्कृत की भाष धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ है बोलना। हमारे भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए रूढ़ अर्थों में जो ध्वनि संकेतों की व्यवस्था प्रयोग में लाई जाती है उसे भाषा कहते हैं। दूसरे शब्दों में भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। साधारण शब्दों में जब हम अपने विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं उसे भाषा कहते हैं। मनुष्य कभी शब्दों, कभी सिर हिलाने या संकेत द्वारा भी अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है, किंतु भाषा केवल उसी को कहा जाता है जो बोली जाती हो या सुनी जाती हो। यहाँ पर भी बोलने का अभिप्राय गूंगे मनुष्यों या पशु पक्षियों की बोली से नहीं, बल्कि बोल सकने वाले मनुष्य के अर्थ में लिया जाता है। भाषा के भेद। भाषा के 2 भेद होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। अब हम लिखित भाषा देखेंगे। जब हम दूर बैठे किसी व्यक्ति से अपनी बातें लिखकर व्यक्त करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। यह भाषा का स्थायी रूप होता है। ये लिपि पर आधारित होती है। इससे अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखा जा सकता है। दूसरे शब्दों में
जब व्यक्ति किसी दूर बैठे व्यक्ति को पत्र द्वारा अथवा पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं में लेख द्वारा अपने विचार प्रकट करता है, तब उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। जैसे ग्रंथ, पुस्तकें, अखबार, पत्र पत्रिकाएं आदि। अब हम नंबर 2 मौखिक भाषा पढ़ेंगे। जब हम अपने विचारों को बोलकर या सुनकर व्यक्त करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा में मनुष्य अपने विचारों एवं मनोभावों को बोलकर प्रकट करते हैं। मौखिक भाषा का प्रयोग तभी होता है जब श्रोता सामने हो। दूसरे शब्दों में, आमने सामने बैठे व्यक्ति परस्पर बातचीत करते हैं अथवा कोई व्यक्ति भाषण आदि द्वारा अपने विचार प्रकट करता है तो उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। जैसे नाटक, फिल्म, समाचार सुनना, संवाद, भाषण आदि। भाषा के कुछ अन्य भेद भी होते हैं। पहला है मातृभाषा, दूसरा है राजभाषा, तीसरा है राष्ट्रीय भाषा, चौथा है मानक भाषा। अब नंबर 1 हम पढ़ेंगे मातृभाषा। जिस भाषा को बालक बचपन में ही अपनी माँ से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। नंबर 2 राजभाषा। जब किसी देश में सरकारी काम में भाषा का प्रयोग होता है उसे राजभाषा कहते हैं। अंग्रेजी हमारी सह राजभाषा है। नंबर 3 राष्ट्रीय भाषा। भारत में अनेक भाषाएं बोली, पढ़ी, लिखी, सुनी जाती हैं। सब प्रदेशों की अपनी अपनी अलग भाषाएं हैं। भारतीय संविधान ने 22 भाषाओं को स्वीकार किया है। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, असमिया, पंजाबी, नेपाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, बांग्ला, उड़िया, कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, डोंगरी, बोडो, संथाली और सिंधी आदि। इन सभी भाषाओं का प्रयोग अपने अपने क्षेत्र में ही किया जाता है, पर हिंदी को पूरे भारत में बोला जाता है, इसीलिए इसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। नंबर 4 मानक भाषा। मानक हिंदी भाषा का ही मानक रूप होता है। इसे शिक्षा, कार्यालयीन कामों में प्रयोग किया जाता है। हम जानते हैं कि भाषा का क्षेत्र काल और पात्र की दृष्टि से व्यापक होता है। सभी भाषाओं के विविध रूप को मानक कहते हैं। अब हम भाषा और बोली पढ़ेंगे। सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा के रूप को बोली कहा जाता है, अर्थात स्थानीय व्यवहारों में अल्प विकसित रूप में प्रयुक्त होने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता। छोटे भूभागों में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। बोली को भाषा का प्रारंभिक रूप माना जाता है। बोली भाषा का स्थानीय रूप होती है। हम जानते हैं कि हर 10 किलोमीटर के बाद बोली बदल जाती है। भाषा व्याकरणिक नियमों से बंधी होती है, लेकिन बोली स्वतंत्र होती है। जब कोई भाषा बहुत बड़े भाग में बोली जाती है तो वह क्षेत्र में बढ़ जाता है और बोली जाने लगती है। कोई भी बोली हो वो विकसित होकर भाषा का रूप ही लेती है। हिंदी को भी एक समय में बोली माना जाता था, क्योंकि इसका विकास खड़ी बोली से हुआ था। बोली को लिख नहीं सकते, इसलिए इसका साहित्य मौखिक होता है, लेकिन भाषा को लिखा जा सकता है।
इसलिए इसका साहित्य लिखित होता है। जब कोई बोली विकसित होती है तो वह साहित्य की भाषा का रूप ले लेती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं। जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली अवधी है, बिहार की भोजपुरी और मैथिली, हरियाणा में हरियाणवी और बांगड़ू राजस्थान में राजस्थानी, मारवाड़ी और गुजरात में गुजराती बोली बोली जाती है। लिपि किसी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों की जरूरत होती है उन चिन्हों को लिपि कहते हैं। लिपि भाषा का लिखित रूप होता है। इसके माध्यम से मौखिक रूप की ध्वनियों को लिखकर प्रकट किया जाता है। सारी भाषाओं के लिखने की लिपि अलग अलग होती है। अब भाषा और हम उसकी लिपियाँ देखेंगे। हिंदी, संस्कृत, मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी। उर्दू फारसी भाषा की लिपि है फारसी। अरबी भाषा की लिपि है अरबी। बांग्ला भाषा की लिपि है बांग्ला। रूसी भाषा की लिपि है रूसी। अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश इनकी भाषा है रोमन। हिंदी व संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि की विशेषताएं। इसकी मुख्य 3 विशेषताएं हैं। पहली है इसे दाएं से बाएं लिखा जाता है। दूसरा, हर वर्ण का आकार समान होता है। तीसरा है ये उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है। व्याकरण। मनुष्य मौखिक एवं लिखित भाषा में अपने विचार प्रकट कर सकता है और करता रहा है, किंतु इससे भाषा का कोई निश्चित एवं शुद्ध स्वरूप स्थिर नहीं हो सकता। भाषा के शुद्ध और स्थायी रूप को निश्चित करने के लिए नियमबद्ध योजना की आवश्यकता होती है और उस नियमबद्ध योजना को हम व्याकरण कहते हैं। साधारण शब्दों में व्याकरण वह शास्त्र है जिससे भाषा को शुद्ध लिखने, बोलने और पढ़ने का ज्ञान सीखा जाता है। शुद्ध लिखने के लिए व्याकरण को जानने की बहुत ज़रूरत होती है। व्याकरण से भाषा को बोलना और लिखना आसान होता है। व्याकरण से हमें भाषा की शुद्धता का ज्ञान होता है। भाषा को प्रयोग करने के लिए हमें भाषा के नियम को जानने की ज़रूरत होती है। इन्हीं नियमों की जानकारी हमें व्याकरण से मिलती है। व्याकरण और भाषा का संबंध। कोई भी व्यक्ति व्याकरण को जाने बिना भाषा के शुद्ध रूप को नहीं सीख सकता। इसी वजह से भाषा और व्याकरण का बहुत गहरा संबंध है। व्याकरण भाषा को उच्चारण, प्रयोग, अर्थों के प्रयोग के रूप को निश्चित करता है। अब व्याकरण के अंग देखेंगे। व्याकरण के मुख्य 4 अंग होते हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है पद विचार, चौथा है वाक्य विचार। अब हम नंबर 1 वर्ण विचार पढ़ेंगे। इस विचार में वर्णों के उच्चारण, रूप, आकार, भेद, वर्णों को मिलाने की विधि, लिखने की विधि बताई जाती है। नंबर 2 शब्द विचार। इस विचार में शब्दों के भेद, व्युत्पत्ति, रचना, रूप, प्रयोगों, उत्पत्ति आदि का अध्ययन करवाया जाता है। नंबर 3 पद विचार। इस विचार में पद का तथा पद के भेदों का वर्णन किया जाता है। वाक्य विचार। इस विचार में वाक्यों की रचना, उनके भेद, वाक्य बनाने, वाक्य को अलग करने, विराम चिन्हों, पद, परिचय, वाक्य निर्माण, गठन, प्रयोग, उनके प्रकार आदि का अध्ययन करवाया जाता है। बच्चों, ये था हमारा 8th स्टैंडर्ड का
हिंदी व्याकरण, भाषा, लिपि और व्याकरण, जो यही समाप्त होता है। इसके जो भी प्रश्न उत्तर होंगे मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में लिखा दूंगी। ओके, थैंक यू, बाय।